चलो, सो वील स्टार्ट। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम लोगों ने पहले तो बहुत बेसिक चीजें बात की, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, व्हाट इज इंटरनल ट्रेड, वो सब टाइम पास था। ऑनेस्टली बताऊं तो मुद्दे वाली बात थी थियरीज। तो अपन ने 3 थियरीज पढ़ा है। चल, सबसे पहला थियरी का नाम था मर्केंटलिस्ट। मर्केंटलिस्ट थियरी क्या बोलता है कि जीरो सम गेम है, एक एक्सपोर्ट करेगा एक इंपोर्ट करेगा, वन कंट्री विंस अदर कंट्री लूजेस, देयर इज अ बार्टर सिस्टम। हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज, आपको उसके बदले में देना पड़ेगा गोल्ड एंड सिल्वर। सो दैट इज हाउ द जीरो सम गेम एग्जिस्टेड। फिर एडम स्मिथ बोलता है नहीं यार, जब भी अपन इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में बात करते हैं तो एक का फायदा हो एक का नुकसान हो, ये सही नहीं। अपना दोनों कंट्रीज का फायदा होना चाहिए तो ही इंटरनेशनल ट्रेड बनता है। तो दोनों कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड कब करेंगे? जब दोनों कंट्रीज का फायदा रहेगा। तो थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है? वन कंट्री हैज एडवांटेज इन वन कमोडिटी, अनदर कंट्री हैज एडवांटेज इन अनदर कमोडिटी, एंड देयरफॉर countries should produce those commodities in which they have a greater advantage. So अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था जो यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी लिया हुआ है। असम्पशन था कि देर इज 2:2:1 रेशियो। 2:2:1 का मतलब 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन गिवन बाय एडम स्मिथ। 2 कंट्रीज ए एंड बी, कमोडिटीज एक्स एंड वाई। एक्स कमोडिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? ए कंट्री। वाई कमोडिटी कौन प्रोड्यूस करेगा? बी। This will happen when this is given as 1 hour is equal to x units. उल्टा भी हो सकता है, वो लोग आपको सम के अंदर आवर्स टू यूनिट्स के जगह पर 1 यूनिट इज इक्वल टू दीज मेनी नंबर ऑफ आवर्स। तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोगों ने रेशियो बदल डाला, आवर्स टू यूनिट्स या यूनिट्स टू आवर्स कर डाला, तो आपका सोचने का तरीका भी बदलना पड़ेगा। आर वी क्लियर विद दैट? सो थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है? एक में तेरा फायदा एक में मेरा फायदा। फिर हमने पढ़ा थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या बोलता है कि भाई दोनों कमोडिटी में एक कोई फायदा है, दोनों में एक कोई नुकसान। तो नॉर्मल आदमी क्या सोचेगा? तो फिर तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए। पर रिकार्डो ने ये एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। उसने भी सेम लॉजिक अपनाया 2:2:1, बट उसका सोचने का तरीका अलग। वो क्या बोलता है कि कंट्रीज शुड प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज जिसमें उनका डिसएडवांटेज कम है। एब्सोल्यूट एडवांटेज में क्या बोला था? जिसमें जिसका एडवांटेज ज्यादा है। यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? एक को दोनों में एडवांटेज है, तो किसमें उसको कम डिसएडवांटेज है वो वाला कमोडिटी प्रोड्यूस करना चाहिए। सो 2:2:1 का रेशियो था। हमने ये डिसाइड किया कि कंट्री ए एक्स बनाएगा, कंट्री बी वाई बनाएगा। कंट्री ए दोनों में ही बेटर है, कंट्री बी दोनों में ही गया गुजरा है, पर कंट्री बी एक्स के कंपैरिजन में वाई में बेटर है, मतलब उसका डिसएडवांटेज वाई का कम। कंट्री ए एक्स में कंपैरेटिवली बेटर है। सो कंट्री शुड प्रोड्यूस एंड मैन्युफैक्चर दोज कमोडिटीज जहां पर दे हैव अ ग्रेटर डिसएडवांटेज, हाँ लेसर डिसएडवांटेज। ग्रेटर डिसएडवांटेज तो लफड़ा हो जाएगा। जिसमें डिसएडवांटेज कम रहेगा वो कमोडिटीज उनको प्रोड्यूस करना चाहिए। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? पक्का? सो अभी तक कितना थियरीज हुआ? 3। एक का नाम मर्केंटलिस्ट, एक का नाम एब्सोल्यूट एडवांटेज, एक का नाम कंपेयर। इस यूनिट में और 2 थियरीज है, उसके बाद आप लोग एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। एंड आई विल बी कंप्लीटिंग 1 more यूनिट ऑफ दिस चैप्टर इन टुडेज क्लास। नोट्स यू ऑल कैन डू इट एट होम। चल, अब थियरी का नाम क्या है बेटा? तो HO थियरी। ये भी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में ही है, सिर्फ फर्क इतना आ गया कि ये लोग 2:2:2 का बात कर रहे हैं। क्यों 2:2:2? 2 कंट्रीज 2 कमोडिटीज बट 2 वेरी इंपॉर्टेंट। HO का फुल फॉर्म क्या है? हेक्सर और ओलिन थियरी। कौन सा थियरी? हेक्सर एंड, ये हेक्सर एंड ओलिन 2 इकोनॉमिस्ट लोग थे जिसने ये थियरी दिया। इन्होंने ये थियरी को 2 पार्ट में बांटा। एक है फैक्टर एंडाउमेंट, एक का नाम क्या है, और दूसरा है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। मैंने लिखा नहीं है, बट एक और पार्ट है इस थियरी का, वो क्या है? फैक्टर प्राइस
इक्वलाइजेशन थियरी. नाउ व्हाट इज फैक्टर एंडाउमेंट? एंडाउमेंट का मतलब होता है कौन से कंट्री के पास कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है. क्या बोला? कौन से कंट्री के पास? क्या सब कंट्रीज के पास सब रिसोर्सेज सेम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है? किसी के पास कुछ ज़्यादा रहेगा तो किसी के पास कुछ, तो ये जितना ज़्यादा है कम है उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडाउमेंट. क्या बोलते हैं? सो फैक्टर एंडाउमेंट के अंदर अपन ने सबसे पहला 2:2:2 का बात करना है. तो 2 कंट्रीज कौन है? वो 2 कंट्रीज यूएसए और इंडिया. चलो, यूएसए के अंदर कैपिटल ज़्यादा है कंपेरेटिवली इंडिया के अंदर कैपिटल. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यूएस में है वो ज्यादा है. तू सोच, वो लोगों के पास सरप्लस में है तो कहने से उनके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. ये बराबर. जबकि इंडिया के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो ज्यादा रहेगा. इसका मतलब कहना है से दैट बिकॉज फैक्टर एंडाउमेंट अलग है, द कॉस्ट ऑफ फैक्टर भी अलग है. बिकॉज क्या अलग है? फैक्टर, तो उसका जो कॉस्ट है वो भी, इंडिया में लोन महंगा मिलता है, यूएस में लोन सस्ता मिलता है. इंडिया में कैपिटल कम है इसीलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है. यूएसए के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है क्योंकि कैपिटल ज़्यादा है. तो लेबर का बात अभी उल्टा हो जाएगा. कहना इसे यूएस में लेबर कंपैरेटिवली कम है जिसके वजह से यूएस के अंदर जो वेजेस है वो, और इंडिया के अंदर लेबर भर भर के है. बेटा शाम तक बोल और 20-30 लाख आ जाएंगे. सो कहना से अपने इधर जो वेजेस है वो ज़्यादा है कि कम है? चीप लेबर है ना इंडिया में, तो वेजेस कम है. अब अगर तू इसका डायग्राम बनाएगा तो मेरे को बता डायग्राम कैसा बनेगा. वेजेस इन इंडिया एंड वेजेस इन यूएसए, किधर ज़्यादा है? यूएसए के अंदर वेजेस ज़्यादा है, इंडिया के अंदर कंपैरेटिवली वेजेस कम है. सो कहना से ये वाला डायग्राम यूएसए का, ये वाला डायग्राम इंडिया का, और इससे क्या समझ में आ रहा है कि जो फैक्टर प्राइजेस है वो इक्वल है कि अनइक्वल है? अनइक्वल है. क्यों अनइक्वल है? बिकॉज ऑफ फैक्टर एंडाउमेंट. ऑल द कंट्रीज हैव सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज इन सेम क्वांटिटीज, they have different set of resources in different quantities, जिसके वजह से फैक्टर प्राइस भी अफेक्ट हो जाता है. चल, वैसे ही अगर यहाँ पर डायग्राम बनाने का है तो ये वाला बार किसके लिए बनेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट कौन से कंट्री के लिए? यूएस. ये वाला बार इंडिया के लिए बना देंगे. कहना इसे एक चीज क्लियर हो गया कि फैक्टर प्राइसेस इक्वल है कि नहीं है. इसीलिए अपने को क्या करना पड़ेगा? फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन. क्या करना पड़ेगा? क्योंकि फैक्टर प्राइस इज इक्वल. फैक्टर प्राइस इक्वलाइज कैसे होएगा? जब ट्रेड करेंगे तब. क्या करेंगे तब? तो अपन ने एक पॉसिबिलिटी लिया है. इफ देर इज नो ट्रेड, देर आर 2 कंट्रीज यूएसए एंड there are 2 commodities, लैपटॉप एंड क्लॉथ. अब कहना इसे लैपटॉप बनाने के लिए लेबर ज्यादा लगेगा कि कैपिटल? सो लेट अस अज्यूम कि वी विल रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ लेबर, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ लैपटॉप. लैपटॉप बनाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा? 2 यूनिट्स. और कितना लेबर लगेगा? 1. उल्टा हो जाएगा क्लॉथ में. क्लॉथ में क्या लगेगा? 2 यूनिट ऑफ लेबर और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल. मतलब जो टोटल रिक्वायरमेंट है कहने से वो 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल होएगा फॉर प्रोड्यूसिंग 1 कमोडिटी के बोथ कमोडिटीज. सिर्फ लैपटॉप बनाने के लिए कि लैपटॉप और क्लॉथ दोनों को बनाने के लिए? उल्टा लिखा मैं, सॉरी. हाँ, 3 होना चाहिए ना, गलती हो गया. 3 लेबर प्लस 3 कैपिटल. 1 2 3 2 1 3. 3 लेबर 3 कैपिटल लगेगा. अब मेरे को एक बात बताइए, एक कमोडिटी के लिए है कि दोनों? मतलब 1 यूनिट ऑफ
लैपटॉप 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, total requirement of resources is 3L plus 3C. Can I say same will be for India? 1 unit of labor, 2 unit of capital, 2 unit of labor, 1 unit of capital, 3 labor, 3 capital. ये सिचुएशन कब है? When there is no trade. अगर ट्रेड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन होगा. क्या होएगा? कैसे होगा वो देखना पड़ेगा. चल, अगर ट्रेड किया तो व्हाट डू यू थिंक यूएस को किस पे फोकस करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर के कैपिटल इंटेंसिव? क्यों? बहुत है. जिसके पास जो ज्यादा होता है उसको उसका इस्तेमाल करना चाहिए. So USA will produce laptop, India will produce, और ये लोग आपस में क्या कर लेंगे? इंडिया क्या एक्सपोर्ट करेगा? क्लॉथ. यूएसए क्या एक्सपोर्ट करेगा? तो इसके वजह से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगा. अब मेरे को लैपटॉप बनाने के लिए 1 लेबर 2 कैपिटल, वहां पर भी 1 लेबर 2 कैपिटल, तो टोटल मेरे को कितना लगा? 2 लेबरर्स एंड 4 कैपिटल. हाँ, मतलब मैं आगे चल रहा हूँ ना, दुनिया में आगे ही चल रहा है, जाने दे. सो 2 लेबरर्स प्लस 4 कैपिटल लगेगा. अच्छा, इंडिया के लिए अगर करेंगे तो 2 लेबरर प्लस 1 कैपिटल. दूसरे यूनिट के लिए भी सेम, तो यहाँ पर लगेगा 4 लेबरर 2 कैपिटल. अब इसका मतलब क्या हुआ? कहने से इसका मतलब ये हुआ कि यूएस में लेबर का जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगा. सोच के बोल, इतना आसान नहीं है. पहले कितना लेबर रिक्वायर्ड था? 3. अब कितना रिक्वायर्ड है? मतलब कहने से सप्लाई बढ़ गया, लेबर का सप्लाई बढ़ गया. हाँ, कम है क्योंकि तू डिमांड के बारे में सोच रहा है, जबकि मैं बोल रहा हूं सप्लाई ऑफ लेबर इज राइजिंग. लेट अस अज्यूम इकोनॉमी के अंदर 10 लेबरर थे, 10 में से 3 लोगों को काम मिला. अब 10 में से कितने लोगों को चाहिए? 2 को ही चाहिए. तो सप्लाई ऑफ लेबर तो बढ़ा ना. तू क्या सोच रहा है? डिमांड. अरे ये क्या नंबर देख रहा है बेवड़ा? यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, कम हो गया ना. अरे पर क्या कम हुआ? डिमांड. पर मैंने तो सवाल सप्लाई के बारे में किया. अच्छा वो थोड़ा सिंपल करता हूं तेरे लिए. कहने से कैपिटल का डिमांड बढ़ गया. यूएसए के अंदर कैपिटल का डिमांड बढ़ गया, कैपिटल ने लेबर को रिप्लेस किया. तो अगर कैपिटल का डिमांड बढ़ गया तो लेबर का सप्लाई बढ़ जाए, कम हो जाएगा. देवा रे देवा. कहने से लेबर को रिप्लेस किया कैपिटल ने कि कैपिटल ने रिप्लेस किया लेबर को? तो कैपिटल का डिमांड बढ़ा. अगर कैपिटल का डिमांड बढ़ा तो लेबर का जो सप्लाई है वो बढ़ेगा ना. हाँ, लेबरर्स का सप्लाई बढ़ जाएगा, कैपिटल का डिमांड बढ़ जाएगा. बता व्हाट विल हैपन टू इंटरेस्ट इन यूएसए? तूने कैपिटल ज्यादा डिमांड किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा. हाँ, और वेजेस कम. कहना से जो यहां पर सिचुएशन था इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इक्वल हो जाएगा. इसीलिए देख मैंने डायग्राम किससे स्मार्ट तरीके से बनाया. 5 लाइन 3 लाइन, इक्विलिब्रियम 4 लाइन. एक कम करेगा, एक बढ़ा डालेगा. सो इंडिया में भी ऐसा ही होएगा. बोल, इंडिया में लेबरर का डिमांड बढ़ गया, लेबरर का डिमांड बढ़ेगा तो उनका वेजेस बढ़ जाएगा. तो अगर मैं ओरिजिनल वाला डायग्राम का बात करूं, ये किसके लिए था? रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए के वेजेस के लिए?
वेजेस। ये किसके लिए है? यूएसए। ये किसके लिए है? इंडिया। अब बिकॉज देर इज इंटरनेशनल ट्रेड, बिकॉज देर इज, कैन आई से इंडिया के अंदर वेजेस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि डिमांड फॉर लेबरर्स बढ़ गया। जबकि यूएस के अंदर वेजेस क्यों कम हो गया? क्योंकि उसका सप्लाई बढ़ गया। ये बराबर। सो कहना है से ये हो गया अपना फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। और ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइज किसके वजह से हुआ? ट्रेड करने के वजह से कि ट्रेड ना करने के वजह से? ट्रेड करने के वजह से। बोल यहां पर क्या लिखेंगे? ROI मतलब, चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये छोटा वाला लाइन किसके लिए था? यूएस। बड़ा वाला लाइन, अब क्या हुआ? इंटरनेशनल ट्रेड करने के वजह से यूएस के अंदर कैपिटल का डिमांड, तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इंडिया के अंदर अपन ने का तो वेजेस बढ़ाया, मतलब अपन ने लेबर पर शिफ्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट। तो वापस अगर तू देखेगा तो इट इज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। सो एक बार वापस बोलता हूं स्टार्ट से। थियरी का नाम क्या है? HO, हेक्सर ओलिन थियरी। इसके अंदर हमने अजम्पशन क्या लगाया? 2:2:2:2। टू कंट्रीज, अरे 2:2:2 बोलते हैं, 2:2:2 हो गया ना अभी वो। 2 कंट्रीज, 2 एंड 1, पहले 1 था, अब वो बोलता है कि लेबर भी होना चाहिए, और सो 2:2:2। फिर इस थियरी को कितने टुकड़ों में तोड़ा? 2। एक फैक्टर एंडाउमेंट और एक फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन। एंडाउमेंट का मतलब कौन से कंट्री के पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। यूएस के पास ज्यादा क्या है? इंडिया के पास ज्यादा क्या है? सो देख, इंडिया के यूएसए के अंदर कैपिटल, इंडिया में लेबर। इसका उल्टा, यूएस में लेबर और इंडिया में कैपिटल कम। बराबर ये है ना तुम लोग? हाँ यार, वी श्योर, हैव यू अंडरस्टूड? पक्का? कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या डाउट? कैन आई से ये इसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंपैक्ट आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन यूएसए is less than the rate of interest in India, whereas the wages in USA are greater than the wages in India. अब इसकी वजह से क्या हो गया? अनइक्वल फैक्टर प्राइसेस आया। तो अपन ने क्या 2 पॉसिबिलिटीज देखा, इफ देर इज एंड if there is trade, don't you think it will result into factor price equalization? India will focus more on labor intensive, मतलब इंडिया के अंदर लेबर का डिमांड बढ़ जाएगा, तो लेबरर्स का वेजेस बढ़ाना पड़ेगा। यूएसए के अंदर कैपिटल इंटेंसिव, लैपटॉप, तो कैपिटल का डिमांड बढ़ेगा तो कैपिटल का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया, फैक्टर प्राइसेस इक्वलाइज हो गया। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? तो अभी टोटल कितना थियरी हुआ? पहला मर्केंटाइल या मर्केंटलिस्ट, मर्केंटलिस्ट थियरी। दूसरा थियरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। तीसरा थियरी ऑफ, चौथा है HO थियरी, सॉरी हेडरलर नहीं, हेबरलर। वो तो वही थियरी था ना, सिर्फ फर्क इतना था कि उसने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाया। सो इट इज कंपेरेटिव एडवांटेज, बट हेबलर इंस्टेड ऑफ गिविंग वैल्यू टू लेबर ही गेव दैट वी शुड कंसिडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और फिर हम लोग ने पढ़ा HO थियरी। HO का मतलब हेक्सर ओलिन थियरी। बोल बेटा, बोल, उसको क्या बोल रहा है? बोलना, क्यों?
क्या मालूम, फालतूगिरी काय को करता तो फिर, नो प्रॉब्लम। अब ये जो थियरी है उसको एक और नाम है मॉडर्न ट्रेड थियरी। यही थियरी का नाम क्या है? मॉडर्न ट्रेड थियरी। अब एक और थियरी आया न्यू ट्रेड थियरी जो एप्लीकेबल है। कौन सा थियरी? क्योंकि आज के डेट में हम लोग परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहते हैं क्या? कौन सा मार्केट है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट में भी कौन सा? मोनोपोली के मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। सो द न्यू ट्रेड थियरी टॉक्स अबाउट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। इट टॉक्स अबाउट, और बोलता है इंटरनेशनल ट्रेड करने से फायदा होता है। क्या होता है? क्या फायदा होता है? सबसे पहला मिलता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या मिलता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैंने तुमको पढ़ाया है। व्हाट इज इकोनॉमी? एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल प्रोडक्शन के लार्ज स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की वजह से फायदा क्या होएगा? कॉस्ट कम हो जाएगा। लो कॉस्ट लो प्राइस मॉडल। क्या बोला? लो कॉस्ट लो प्राइस मॉडल। जैसे कि पार्ले जी स्मॉल लेवल पे काम करता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है। बेटा इंडिया का लार्जेस्ट नहीं है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट है पार्ले जी। पर बेचता कितने में? क्यों? 5 रुपये में। क्योंकि क्यों सस्ता है? क्योंकि इतना क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहा है कि उसका कॉस्ट कम है, तो उसने प्राइस भी कम। सो इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा क्या हुआ? इकोनॉमीज ऑफ, क्या हो गया? दुख रहा है? अबे लड़का होके लड़के के साथ मस्ती कर, छी, तेरी हरकतें सही नहीं लग रही ओम। क्या ओम? ना ઓમ બધું નોર્મલ છે ને? કે કઈ વાંધો છે? આ ગ્રીના ક્યાં છે? क्यों, क्या हो गया? ठीक है ना, मतलब ऐसा जाने तो नहीं नहीं जाने दो, मतलब मे गॉड ब्लेस हर एंड शी शुड बी फाइन। ये गलती तो होती है रे इसका। ये दोनों को बाहर निकालो सालों को। क्या ओम बोली थी ये कुछ तो? क्या बोली थी वो? राइस। राइस। सर आपने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है। भात भात छे। तो एक और, अच्छा मैंने तो अभी तक एक ही फायदा बोला, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से बैंड वैगन इफेक्ट होता है, नेटवर्क इफेक्ट बोलते हैं, देखा देखी इफेक्ट। जैसे कि आईफोन, मतलब आज के डेट में तो आईफोन मेरे को ऐसा लगता है हर किसी के पास है, वापरने को आता है नहीं, औकात है नहीं, ईएमआई पे फोन लेकर बैठा है, पर फिर भी खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। सो इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से क्या होता है? यू कैन बाय दोज कमोडिटीज विच यू हैव डिजायर्ड फॉर। सो न्यू ट्रेड थियोरी के अंदर द एप्लीकेबल कंपटीशन इज विच कंपटीशन? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की वजह से कितना एडवांटेज मिलेगा? दो, एक इकोनॉमीज ऑफ स्केल और एक बैंड वैगन इफेक्ट। Are we clear? Are you sure? And with this our unit number 1 is over. यूनिट नंबर 1 में क्या है पढ़ने के लिए? 5 थियरीज। 5 5 5 5 वापस गिनता हूं। एक मर्केंटलिस्ट, एक एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, एचओ थियरी एंड न्यू ट्रेड थियरी। मॉडर्न ट्रेड थियरी तो इसी का दूसरा नाम है। आर वी क्लियर? एंड एक और चीज क्या पढ़ने का है इस यूनिट के अंदर? मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। बराबर। तो ये वाले यूनिट का मैं कोई भी नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं। मैं यूनिट नंबर, दीदी यूनिट खत्म हो गया। I want you to start solving the MCQs. There are 10 MCQs, I think. 8 to 10 marks.
ये जो लोग लेट आए हैं वो लोगों को थोड़ा मदद कर दो दीदी. ये कितना एमसीक्यूज है? 10 ही है ना? हाँ टोटल नहीं, 11th वाले एमसीक्यू रीड कर. हाँ टैरिफ नहीं करते, क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक करो बस. You have 15 minutes. बेटा बराबर से यूनिट पढ़ना. वो लोग ने क्या दिया है? आवर्स टू यूनिट्स दिया है कि यूनिट्स टू आवर्स दिया है?
लास्ट 5 मिनट्स, 5 तो हुआ रहेगा ना, तो और 5 ही तो बचे। चलो, सो सबका हो गया है। आई होप सबको ये रियलाइज हुआ कि इजी है पर साथ में ट्रिकी भी है। स्पेशली वो जो सम्स वाले 2-3 आए थे उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा रहेगा। कॉन्सेप्ट, हाँ टाइम ज़्यादा लगेगा बट दैट्स ओके। देयर आर फ्यू एमसीक्यूज विच आर नेचुरली गोइंग टू टेक मोर टाइम देन द अदर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर क्या है बेटा? बी बेवड़ा, चेंज कर। बोलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड? बी बेवड़ा, क्या नहीं से ये होमोजिनिटी है तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड का डिफरेंस नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड के अंदर हेट्रोजिनिटी ऑफ कस्टमर्स है, हेट्रोजिनिटी ऑफ करेंसी है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बी बेवड़ा, थियरी ऑफ विच एडवांटेज? It explains the nations can increase their economic well-being by specializing in the production of goods they produce more efficiently than anyone else. मतलब एक कमोडिटी में मैं तेरे से बेटर है तो मैं वो कमोडिटी का प्रोडक्शन करेगा। आंसर बी आएगा। डाउट है, गलत गया है, कुछ कंफ्यूजन है ओम? पक्का? चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डी दारूडिया, ग्रेटेस्ट रिलेटिव एडवांटेज। बेटा रिलेटिव मतलब कंपेरेटिव एडवांटेज नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये एचओ थियरी है, इधर तो एचओ है ही, ये मॉडर्न ट्रेड थियरी है जो भी एचओ ही है। सो इन शॉर्ट वो तीनों ऑप्शन एचओ थियरी के रिलेटेड ही है। क्लियर है? श्योर है? बड़े आगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, encouraging exports and discouraging imports. आंसर इज मर्केंटलिज्म। अभी 5th वाले में पहले तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया, क्या पॉइंट ऑफ व्यू से दिया है? आवर्स, तो ये 40 आवर्स है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। हाँ मतलब अभी जाने दे, किसी को नहीं बनाना चाहिए बोलते नहीं, पर अभी ये दोनों कंट्री है तो क्या करने का ऐसा। सो
योर आंसर पूछा क्या है? लेबर आवर्स होते हैं ना? लेबर कॉस्ट लेबर कॉस्ट के ब्रैकेट में आवर्स लिखा है, मतलब लेबर आवर्स। 40 रुपया नहीं लगा उसको। हाँ बट वो मेरे को मालूम था ना, मैं बोला था ना तेरे को, लोग कंफ्यूज होंगे। मिला अपने को एक बकरा। गिवन द नंबर ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस क्लॉथ। अपन ने पैसे का तो बात ही किधर किया बेटा, बार्टर सिस्टम है। 40 रुपया किधर से आया? अच्छा इंडिया वाला रुपया देता है, यूएस वाला थोड़ी रुपया लेगा। तो तू कितनी सारी जगहों पर टेक्निकली गलत हो चुका, तू ये सोच भाई मेरे। ये 40 रुपया 80 रुपया नहीं है, घंटा है, घंटा। अरे आवर्स है, आवर्स। हाँ, सो लेबर कॉस्ट का मतलब है लेबर आवर्स। तो एक यूनिट को बनाने के लिए क्लॉथ के 40 आवर्स लग रहे, और कंट्री बी को 80 आवर्स लग रहे। नहीं, पर दोनों में से एक को सिलेक्ट करना हो तो बेटर कौन है? मैं क्या पूछ रहा है, तू क्या जवाब दे रहा है? मैंने पूछा कंट्री ए को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मैंने तो वही पूछा। क्लॉथ अभी तो इधर ही था ना मैं। क्लॉथ को बनाने को 40 घंटा, ए को 80 घंटा, बी को, तो ए बेटर है। तो पहला तो ए बनाएगा क्लॉथ, बी बनाएगा, और फिर ये लोग करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। ये बराबर। अब इससे विच कंट्री शुड प्रोड्यूस ग्रेन पूछा, तो अपने को पता चल गया ना कि कंट्री बी को करना चाहिए, तो आंसर आएगा बी। सिर्फ डब्बा बनाने से कुछ नहीं होगा दीदी, ये डब्बा तब बनेगा जब तेरे को लॉजिक क्लियर रहेगा तब। लॉजिक ये है कि कंट्री ए क्लॉथ 40 घंटे में बनाता है, वही क्लॉथ के एक यूनिट को बनाने के लिए कंट्री बी को 80 घंटा लग रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है ए इज बेटर देन बी इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ, बी इज बेटर देन ए इन टर्म्स ऑफ ग्रेन। आर वी क्लियर? बढ़ू क्या आगे? नेक्स्ट, according to theory of comparative advantage, it is not a zero sum game. ये बराबर। So that the net change in wealth or benefits among the participant is, क्योंकि जीरो सम गेम में क्या होता है, एक का ही फायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है। मतलब कहना है इसे वन गेट्स पॉजिटिव रिटर्न्स, द अदर गेट्स नेगेटिव। बट इंटरनेशनल ट्रेड में ऐसा होता नहीं। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? नेक्स्ट, गिवन द नंबर ऑफ लेबर। अब मेरे को बताओ कंट्री एक्स व्हीट बनाने के लिए 10 घंटा, कंट्री वाई व्हीट बनाने के लिए 20 घंटा, तो 10 घंटा बेटर के 20 घंटा बेटर? मतलब कहना इसे कंट्री ए शुड प्रोड्यूस, कंट्री एक्स शुड प्रोड्यूस व्हीट, कंट्री वाई शुड प्रोड्यूस राइस। ए हाँ, आर यू श्योर? ऐसा करने से क्या होगा, सोच, मेरे को बोलने दे, पूरा मैं ही एक्सप्लेन करेगा, मत बोलो कुछ भी। कहना है इसे अगर कंट्री एक्स को व्हीट और राइस दोनों बनाना है तो 30 घंटा लगेगा। हाँ, कंट्री वाई को भी अगर बनाने का रहेगा तो 30 घंटा। पर अपन तो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड को ट्रेड करेगा तो एक्स का पूरा फोकस व्हीट पे, मतलब वो 30 आवर्स में
3 यूनिट्स ऑफ वीट बनाएगा। हाँ, वही 30 आवर्स में कंट्री वाई 3 यूनिट्स ऑफ राइस बनाएगा। ये बराबर। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल बी द गेन ऑफ कंट्री एक्स। बोलो, कंट्री एक्स को कितने आवर्स का फायदा हुआ। कैसा 10 घंटे का फायदा हुआ, क्योंकि वो अगर ट्रेड नहीं करता, क्या बोला, अगर ट्रेड, तो 30 आवर्स में वो 2 यूनिट ही बना पाता, पर अब उसको 30 आवर्स में कितना यूनिट मिल रहा है, मतलब कहने से उसका 10 घंटे का टाइम बच गया। आई स्टिल डोंट अग्री के पीपल अग्री विथ मी। श्योर है आंसर 10 लेबर आवर्स आएगा। तूने क्या लॉजिक से आंसर दिया, मेरे को तुमसे लॉजिक सुनना है। बता क्या किया तू, तेरे को 10 घंटा मिला कैसा, मेरा तो यही सवाल है। पर 1 यूनिट तो वीट का है, तो इससे एक्स का 10 घंटे का फायदा कैसा मिला तेरे को। मैं नहीं समझ पा रहा हूं तू जो बोल रहा है। आई नीड अ बेटर एक्सप्लेनेशन एंड आई वांट समबडी टू एक्सप्लेन। तो देख, हाँ, तो इसका मतलब 2 यूनिट को बनाने के लिए, 2 यूनिट्स के लिए उसको 30 आवर्स लग रहे हैं। यही बोल रहे हैं ना। देख, मैं थोड़ा और डिटेल में बोलते हैं। 1 वीट प्लस 1 राइस इज इक्वल टू 30 आवर्स। आगे बोल, ये तूने बोला, वो मैंने लिखा। अब अगर ट्रेड किया मस्त, तो वो तो यूनिट एक्स्ट्रा बन गया। तो 10 आवर्स किधर से आया। चल, मैं तेरा बात माना। अभी तू मेरे को क्या बोल रहा है, सर इसकी जगह पर उसके पास 3 यूनिट्स ऑफ वीट आएगा, उसके लिए उसको 30 आवर्स लगेगा। तो इधर तू यूनिट्स का कैलकुलेशन करेगा तो इधर 2 यूनिट बन रहा है, इधर 3 बन रहा है, 1 यूनिट का फायदा हुआ। 10 घंटा किधर से आया। मैं समझा तू जो बोला वो, बट मेरा प्रॉब्लम तू समझा। इधर भी 30 घंटा है, इधर भी 30 घंटे, तो साला मेरे को तो यूनिट्स में फायदा हुआ। तूने 10 घंटा लाया कैसे, मैं वो सोच रहा हूं। पीछे से आंसर डापा तो लाया कैसे। Can I say that this is the situation if there is a trade कि there is no trade. First one is no trade. अभी सेकेंड वन में मेरे को बता, अगर अपन कंट्री एक्स का बात करें तो वो किस पर फोकस करने वाला है, वीट। तो 1 वीट प्लस 1 मोर वीट, अरे 30 आवर्स 1 वीट 1 राइस के लिए लग रहा था। अब वो ट्रेड करने वाला है, वो फोकस किस पे करने वाला है, वीट पे। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वीट। अब वीट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना घंटा लगा, 20। तो तुम लोग ये कोई बता नहीं पा रहे हो मेरे को, या तो समझा नहीं पा रहे हो, या तो खुद ये नहीं समझे हो। आई डाउट वेदर यू हैव डन दिस। पर बोला क्यों नहीं फिर तू। अभी समझा ना, मैं तुझे क्या समझाने का कोशिश कर रहा है कि यहां पर भी 2 यूनिट था, यहां पर भी 2 यूनिट है।
यहां पर ट्रेड नहीं किया था, यहां पर ट्रेड, तो ट्रेड करने के वजह से मेरा पूरा फोकस वीट पर है, तो मेरे पास जो 1 वीट प्लस 1 वीट है दोनों के लिए 10-10 घंटा लगेगा, तो 20 घंटा लगा, तो टोटल मैंने कितना आवर्स सेव किया, 10 आवर्स। ये लॉजिक से आंसर दिया है। हे भगवान है कहाँ रे तू, ए आर वी क्लियर, आर यू श्योर, आगे बढ़ सकता हूँ कि वेट करूँ? श्रेया 1, श्रेया 2, उन्नति, दिया, आस्था, लक्ष्य, पुढे जाऊया। चलो लग गए, बोलो बी बेवड़ा के डी दारूडिया? चल एक्सप्लेन। डी इज द राइट आंसर, बट हाउ? बांग्लादेश का बात किया, बांग्लादेश हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स, मतलब बांग्लादेश इज बेटर देन इंडिया, not only better in maths with India but also better in comparison to tables. अगर बांग्लादेश को एक टेबल बनाने का है तो 8 घंटा लग रहा है, वही जगह पर अगर एक मैट बनाने का है तो 1 घंटा लग रहा है, तो इंडिया के कंपैरिजन में भी बेटर है और अपने खुद के कमोडिटी के कंपैरिजन में भी उसको एडवांटेज है। समझा? हेलो, ये ट्रू। इंडिया हैज अ, हाँ वो भी करते हैं पर बी वाला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, इंडिया हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन टेबल्स। इंडिया अगर टेबल्स बना रहा है तो 3 आवर्स लग रहा है, बांग्लादेश को 8 घंटा लग रहा है, तो इंडिया इज कंपेरेटिवली बेटर at making tables than Bangladesh. Bangladesh has an absolute advantage in maths. Absolute advantage in maths. Correct. Are we clear with that? Sir, all the 3 statements true. So answer is B. दारूडिया। 9th easy है, बी बेवड़ा। कंपेरेटिव एडवांटेज के अंदर एक आदमी था हेबरलर, और हेबरलर बोलता था कि लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो गुड है वो प्रोड्यूस करो, तो तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बी बेवड़ा के डी दारूडिया, क्योंकि रिकार्डो बोला है, रिकार्डो है तो लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, और इसी की जगह पर हेबरलर होता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बराबर। मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा है, ये 10 में से कोई एमसीक्यू वापस रिपीटेड चाहिए तो मेरे को बताओ। एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी है, नहीं समझा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, तो अगर नहीं समझा है तो मेरे को बताओ। लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट, बेटा कंपेरेटिव एडवांटेज के अंदर हम लोग कॉस्ट के बारे में बात ही किधर कर, हम तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना। देख अपन ने तो इंटरनेशनल ट्रेड में बार्टर सिस्टम किया, तो कितने का कॉस्ट लग रहा है वो तो अपने को पता ही नहीं है ना, इसीलिए आंसर ए नहीं हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बट वी नो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसीलिए आंसर ए नहीं है। और अगर ए है तो फिर तो आंसर डी होना चाहिए, बोथ ए एंड बी होना चाहिए। सो डिड वी, कोई भी थियोरी में हमने कितना खर्चा हो रहा है इसका बात किया, हमने एक ही जगह पर बात किया, वो है एचओ थियोरी में, रेट ऑफ इंटरेस्ट और वेजेस के बारे में। तो वी वर नॉट डिस्कसिंग इट। बोलो, जा बेटा, जो भगवान नहीं रोक पाया मैं कैसे रोकूं?
एथ वाला पक्का सबको ये समझा है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी भी डाउट रहेगा. प्लीज गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 8. ओवर कॉन्फिडेंस में मत मरना सालो. ओवर कॉन्फिडेंस में मत मरना. पास तो हो जाएगा मेरे को लगता है. मेरे को एक बात बताओ. चलो मैं कुछ पूछता हूँ. मेरे को देखना है तुमको कितना समझ में आया है. कंपेरेटिव एडवांटेज मतलब कहने से वी कैन टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बता, इंडिया के लिए एक टेबल बनाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 1 यूनिट ऑफ टेबल. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला था तुमने. आंसर कैसे निकाला ना मेरे को नहीं पता, इसके लिए पूछो. 3/2 के 2/3? 2/3. 1 मैट के लिए 3/2 कितना आएगा ये? 6-7 कर देता हूं. 1.5 बराबर है. अब इसी की जगह पर बांग्लादेश के लिए निकालते हैं. बांग्लादेश के लिए इधर निकालूं तो क्या थोड़ा जगह कम पड़ा नहीं, ऊपर करता हूं. ये बांग्लादेश के लिए, ये इंडिया के लिए. 1 यूनिट ऑफ टेबल इज इक्वल टू 1/8. तो आंसर कर. 0.125. और 1 मैट के लिए 8/1. 8 आएगा. हाँ. अब अगर ये कंपेयर करेगा तो अपने को क्या चीजें समझ में आ रही है? वी शुड प्रोड्यूस दोज कमोडिटीज इन विच द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज लेस. तो पहला वाला ऑप्शन क्या बोलता है? बांग्लादेश हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैट्स. मैट का अलग किया क्या मैं बांग्लादेश का? मैंने अलग किया नहीं, कुछ गड़बड़ किया मैंने. बहुत गड़बड़ हो गया. एक टेबल बनाने के लिए 8/1 कैसा? 1/8 ही आएगा. क्या पाया क्या खोया? 0.125. हाँ ले गोची रे गोची. तुमको नहीं लग रहा है कि मैंने क्या गलती किया? मैं तुझे बताता है. कहने से मैंने ये सबको कंसीडर किया एज यूनिट्स जबकि दिया हुआ है आर्स. तो झोल हो गया ना ये. हाँ. तो बांग्लादेश हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन मैथ्स. मतलब बांग्लादेश इज कंपेरेटिवली बेटर इन प्रोडक्शन ऑफ मैथ्स. तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि टेबल बनाने के लिए उसको 8 घंटा लग रहा है. टेबल बनाने के लिए, पर मैथ्स बनाने के लिए तो कंपेयर करेगा दोनों कमोडिटीज में बेटर किधर है? मैथ्स. फिर इंडिया हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन टेबल. तो इंडिया अगर कंपेयर करेगा टेबल्स के अंदर एज कंपेयर टू बांग्लादेश, तो इंडिया इज मेकिंग टेबल्स इन हाउ मेनी आवर्स? 3. बांग्लादेश इज मेकिंग टेबल्स इन हाउ मेनी आवर्स? 8 आवर्स. ये बराबर ना?
इसका मतलब इंडिया इन कंपैरिजन टू बांग्लादेश इज बेटर। फिर बांग्लादेश हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैथ्स। तो दोनों कंट्रीज को अगर तू कंपेयर करेगा तो इंडिया सॉरी बांग्लादेश को तो 1 ही घंटा लग रहा है, जबकि इंडिया को कितना लग रहा है 2। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज भी है और कंपेरेटिव एडवांटेज भी है। आर वी क्लियर? सो वी आर डन ओवर हियर। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है एक्सचेंज रेट। करेक्ट, उल्टा हो जाएगा। हाँ, पर मेरे को वो कंफ्यूज नहीं करना है। बट आई गॉट योर पॉइंट। बट अगर अभी मैं वो डिस्कशन हाथ में लेगा ना तो लोग जो पहले समझे हुए वो भी लफड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने वो इरेज ही कर डाला। एंड सिंस ऑल ऑफ यू ऑल आर कन्विंस्ड दैट ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू, देन आई शुड गो अहेड। चल, सो वेरी वेरी बेसिक चैप्टर। नोट्स मेरा इच्छा तो है कि मैं क्लास में करवाऊँ, बट आई डोंट नो वेदर टाइम विल परमिट और नॉट, बिकॉज आई हैव अ लेक्चर एट 4 o'clock इन मुलुंड। तो मुझे नहीं पता है कि मैं क्लास में करवाएगा कि नहीं करवाएगा। लेट्स सी, हो सकता है, नहीं तो जितना होएगा ना उतना क्लास में कर लेंगे, जो रह जाएगा वो आप लोग घर पे करके आना। विल वर्क अ वे आउट। चल, सबसे पहला यूनिट का मैंने थोड़ा जंबल किया, यूनिट 1 से डायरेक्ट यूनिट 4 पे जा रहा हूँ। चल, एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक। एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? कहना इसे मार्केट इज एन अरेंजमेंट। सो ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ये कोई फिजिकल प्लेस है क्या इलेक्ट्रॉनिक प्लेस है? कोई ऐसा जगह हो ये जरूरी? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज के बारे में जब भी ट्रेडिंग होता है, डीलिंग होता है तो कंप्यूटर्स के थ्रू होता है, ना कि कोई एक जगह पर जाकर आपको फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मिलेगा। इट कैन बी अ प्लेस, इट कैन नॉट बी अ प्लेस, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड प्लेस। अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? तो दीज आर द पार्टिसिपेंट्स। कहना इसे सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट होता है सेंट्रल बैंक। क्यों? सेंट्रल बैंक इज अ पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सेंट्रल बैंक का क्या काम है? उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करना, कि भाई ये $1 बहुत ज्यादा भी हाथ के बाहर ना चला जाए, बहुत नीचे भी ना गिर जाए। उसके अपने करेंसी को अप्रिशिएट करने का जवाबदारी है। बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाएगा, मतलब कहना इसे सेंट्रल बैंक हैज टू मेंटेन स्टेबिलिटी। क्या बोला? सेंट्रल बैंक हैज टू मेंटेन। वेयर एज कमर्शियल बैंक कस्टमर्स को देने के लिए उसको चाहिए, खुद को प्रॉफिट कमाने के लिए भी तो चाहिए। कमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोअर प्राइस पर ले लेगा और हायर प्राइस पर सेल करेगा, तो कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट होएगा। प्लस अगर मैं किसी बैंक का कस्टमर है, मेरे को यूएस जाने का है, मेरे को डॉलर चाहिए, मैं मेरे बैंक के पास जाकर बोलेगा मेरे को डॉलर दे, और बोलेगा माझ्याकडे नाही, तो वो बैंक से मेरा विश्वास थोड़ा उड़ जाएगा ना। बोलेगा इसी बैंक का क्या फायदा जो मेरे को डॉलर भी नहीं दे पा रहे। सो फॉरेन एक्सचेंज को रखने के पीछे कमर्शियल बैंक के पास 2 वजह है। एक फॉर इट्स ओन गुड, कि उसको प्रॉफिट होएगा, और दूसरा फॉर सर्विंग इट्स ओन कस्टमर्स। नेक्स्ट कौन है? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। इनको लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम द आरबीआई। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज में डील करना है तो आप बिना लाइसेंस लिए डील कर सकते नहीं। देन देर आर स्पेक्यूलेटर्स। व्हाट डू स्पेक्यूलेटर्स डू? दे बाय एट अ in the present and sell at a in the future. स्पेक्यूलेटर मतलब जो स्टॉक मार्केट में करता है ना शेयर्स में, वो फॉरेन एक्सचेंज में भी कर सकता है। बट आर्बिट्रेजर वो नहीं होता है। आर्बिट्रेजर कौन होता है? अभी खरीद कर अभी बेच देगा। ही विल परचेज फ्रॉम वन मार्केट, सेल इन अनदर मार्केट। ही विल परचेज फ्रॉम, सेल इट इन। तेरे को एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। कभी एनएससी बीएससी देखा? अरे स्टॉक मोबाइल पर एनएससी बीएससी ना, अच्छा नहीं देखा है ना, तो मनी कंट्रोल नाम का एक ऐप होता है, उसके अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी दोनों पे एक ही शेयर लिस्टेड होता है, पर मार्जिन 5-7 पैसे का अलग होता है। मतलब सपोज कर अगर एक एक्स स्टॉक है जिसका प्राइस बीएससी पे 100 रुपीज है, तो एनएससी पर उसी स्टॉक का प्राइस रहेगा 99.6, 99.7। सो वो बोलते हैं ना वेरी स्मॉल मार्जिन। तो फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स क्या करते हैं? ये जो आर्बिट्रेजर्स होते हैं वो इंडियन मार्केट से फॉरेन एक्सचेंज खरीदेगा, लंदन के मार्केट में बेच देगा फॉर अर्निंग अ स्मॉल मार्जिन ऑफ 5 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। मतलब ये लोग जब डील करते रहेंगे
तो फ्यू थाउजेंड्स में डील करते रहेंगे कि करोर्स में डील करते रहेंगे? क्योंकि जब ये करोर्स में डील करेगा ना तब जाके कुछ लैक्स में प्रॉफिट होएगा। हाँ, जो भी होएगा डिपेंड करता है ना कितना करोड़ में डील किया है। सो कैन आई से दैट और आर्बिट्रेजर क्या करता है, आज खरीद कर कल बेचता है, आज खरीद के आज बेचता है, पर इन सेम मार्केट के डिफरेंट मार्केट। देख स्पेक्यूलेटर क्या करता है, सेम मार्केट में बेचता है। ही हैज परचेस्ड फ्रॉम वन मार्केट, सेल्स इट इन द सेम, नहीं स्पेक्यूलेटर सेम मार्केट बट इन द फ्यूचर। जबकि आर्बिट्रेजर ही परचेजेस फ्रॉम एक्स मार्केट, सेल्स इट इन अ and buy on the same day or on the same time, instant, इधर से खरीदा इधर बेच दिया। तो वो आदमी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेजर्स। और फिर एमएनसी, एमएनसी का फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कंपनीज। व्हाई डू दे रिक्वायर मल्टीनेशनल, व्हाई डू दे रिक्वायर फॉरेन करेंसीज ट्रेड करने के लिए? क्योंकि मल्टीनेशनल है ना, मल्टीनेशनल है मतलब कहने से उसका जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट रहेगा उसको फाइनेंस करने के लिए लगेगा। सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज द पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या बोला? ऑल दीज आर द, पहला क्या पढ़ा? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फिर हमने पढ़ा पार्टिसिपेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अभी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रहेगा, फॉरेन एक्सचेंज रेट। मार्केट है तो मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी रहेगा, फॉरेन करेंसी का रेट रहेगा। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? इट इज द वैल्यू ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ सम, मतलब मेरे को $1 के सामने 85 रुपीज मिल रहा है, वैल्यू ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ। इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं। वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कौन कौन है? पहला USD मतलब यूएस का डॉलर, दूसरा JPY जापानीज येन, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरोस एंड चाइनीज युआन। युआन है उनका करेंसी, युआन है। तो कहना से तुम लोग ने बहुत बार सुना रहेगा इंडिया का फॉरेक्स। हमने चैप्टर नंबर 10 भी जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $1 बिलियन का ही था, सफिशिएंट फॉर ओनली 2 वीक्स। उसके बाद इंडिया बैंकक्रप्ट हो जाता। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज के बास्केट में कितना करेंसीज है? 5। आज के डेट में एक और ऐड हो गया, रशियन रूबेल, क्योंकि अपना ऑयल का ट्रेड बहुत बढ़ गया जब से यूक्रेन के साथ रशिया का वांदा हो गया। तो as per latest information, how many currencies do we have in forex? But as per the textbook, it is only how many? 5. अब ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है वो 2 टाइप का होता है, या तो रियल। नॉमिनल का मतलब एक्चुअल रेट, और रियल हमने पहले भी पढ़ा, इट इज योर परचेजिंग। सो जो $1 यूएस में खरीद सकता है उसको खरीदने के लिए इंडिया में कितना रुपया लगता है? आई डोंट नो, इज इट नेसेसरी 85 ही लगे? गलत है तू। फॉर एग्जाम्पल यूएस में $1 के अंदर एक पानी का बॉटल आता है, बट वही 85 रुपीज इंडिया के अंदर वो तो कितना 6-7 बॉटल खरीद के देगा। सो यू आर रॉन्ग इफ यू से इट इज 85। हाँ, यू आर कंपेयरिंग द परचेसिंग पावर। क्या लिखा है इधर? नहीं, इधर रियल। रियल का मतलब क्या है? सो इन $1 US कैन परचेस फॉर एग्जाम्पल अ बॉटल ऑफ वाटर, बट द सेम $1 इन इंडिया इज 85 रुपीज, विच कैन परचेस 1 बॉटल ऑल्सो, 1 चकना का पैकेट ऑल्सो, विच कैन परचेस अ फ्यू मोर थिंग्स। सो अगर इंडिया, उल्टा पढ़ता हूं, अगर इंडिया में 85 रुपीज में 5 कमोडिटी आता है तो यूएस में $1 में एक ही कमोडिटी आ रहा है, इसको बोलते हैं परचेसिंग पावर। सो कितने टाइप का रेट? एक और एक। नॉमिनल इज द वेल एज रियल इज द, आप लोगों ने शायद एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है जिसका नाम है PPP, परचेसिंग पावर पैरिटी। नहीं, 11th स्टैंडर्ड में ऐसा किसी को तो पढ़ाना चाहिए था तुमको, पर नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं है। जो मैंने अभी तेरे को एक्सप्लेन किया ना वो परचेसिंग पावर पैरिटी था कि 85 रुपीज में इंडिया के अंदर XYZ कमोडिटी आता है,
वही 85 रुपीज यूएस में सिर्फ एक्स ही कमोडिटी देगा। सो 85 रुपीज में इंडिया में कितना कमोडिटी आया, एक्स वाई जेड, पर यही 85 रुपीज जब तू यूएस में खर्चा करेगा तो उसके सामने तेरे को एक्स कमोडिटी मिलने वाला है, एक्स वाई जेड नहीं मिलेगा। ये परचेसिंग पावर पैरिटी है। अच्छा, ऐसा बोलते हैं कि अगर यूएस में कोई आदमी 75 लाख रुपीस कमाता है तो इंडिया में उसको जो लाइफस्टाइल यूएस का 75 लाख देगा ना, इंडिया में वही लाइफस्टाइल उसको 35 लाख में मिलेगा। परचेसिंग पावर पैरिटी। तो जब ये डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ के अंदर कि भाई मेरे को इंडिया में रहना है कि यूएस में रहना है, लोग बोलेंगे कि एक मेरा उधर पैकेज 1 करोड़ रुपए का है। अरे पर सामने करोड़ रुपए के वही करोड़ रुपए का अगर देखो इंडिया में 40 लाख का भी पैकेज मिल रहा है ना, इट विल गिव यू द सेम लाइफस्टाइल एज दैट 1 करोड़ रुपीज गिव। देन यू हैव टू टेक अ डिसीजन। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग यूएस का करेंसी विथ इंडिया का करेंसी, परचेसिंग पावर पैरिटी। So for getting an X lifestyle in India, I have to spend 40 lakhs. But the same lifestyle in USA will cost me 1 crore. तो परचेसिंग पावर तूने कंपेयर किया ना दो कंट्री से करेंसीज को। आर वी क्लियर? चल, अब एक कोट है। कोट का नाम क्या है? या तो डॉलर टू रूपी, व्हेन अ यूनिट of a particular currency in terms of another currency. So मैंने यहां पर $1, 1 मतलब बेस, 1 मतलब, और उसके सामने कितना मिल रहा है? अच्छा, ऐसा किसी भी तरीके से लिख चलेगा। एनीथिंग विच इज 1, एनीथिंग विच इज योर बेस करेंसी, एंड इफ योर बेस करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी एंड योर इज देन इट इज अ डायरेक्ट कोड। बेस करेंसी इज योर, तो अगर मैं ऐसा लिखूं क्या ये भी डायरेक्ट ही है? ये लोग नहीं समझते हैं हर्ष। लोगों को क्या लगता है, सर आपने ऐसा कर दिया, हो गया तो इनडायरेक्ट हो गया। अरे इसकी बेस की पूछ, अरे बेस है ना, मैंने क्या बोला, बेस फॉरेन है तो वो कौन सा करेंसी, तो है ना। आई डोंट नो व्हाई आई फील, मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं समझा नहीं पाता हूँ लोगों को ये चीज। क्या तुमको ये चीज समझा है? तो मैं $1 इक्वल टू ₹85 लिखूं या 85 रुपीज इज इक्वल टू $1 लिखूं, भाई दोनों भी केस के अंदर है तो ये डायरेक्ट कोट बराबर। अब मेरे को एक बात बताई, इसका उल्टा मैंने यहां पर किया है, और उल्टा का मतलब लिटरली उल्टा नहीं होता है। अब मैंने बेस करेंसी को डोमेस्टिक रखा, मतलब 1, एनीथिंग विच इज 1 इज बेस, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन हो, वो तुम लोग दिमाग में रखो कि 1 मतलब बेस, और जब बेस करेंसी डोमेस्टिक करेंसी है देन इट इज एन इनडायरेक्ट कोट। इसको भी उल्टा लिख सकते हैं कि $0.012 इज इक्वल टू 1 रुपी। ये है इनडायरेक्टली, क्योंकि बेस में डोमेस्टिक करेंसी है विच इज 1। यार वी क्लियर? चल, अभी एक और कोट आया या एक और करेंसी आया जिसका नाम है क्रॉस। क्रॉस के अंदर क्या लिखा? 3 करेंसीज बट हाउ मेनी कोट्स? सो कहने से ऐसा हो सकता है कि कोट मिल सकता है डॉलर टू रूपी, रूपी टू येन, देयरफॉर हाउ मेनी डॉलर्स आर इक्वल टू हाउ मेनी येन। ये दोनों कट हो जाएगा। तो जब इसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस कोट या क्रॉस करेंसी। क्या बोलते हैं? या तो क्रॉस। अच्छा, अभी मेरे को एक बात बता, अपना जो फॉरेन एक्सचेंज बास्केट था, एक करेंसी था, 5 था, मतलब कहना इसे वेटेड एवरेज निकालना पड़ता है। ये देख, मैंने जो तेको यहाँ पर दिखाया नॉमिनल और रियल, मैंने इधर वेटेड एवरेज लिया। मैंने क्या अज्यूम किया, $1 इक्वल टू ₹85। इसमें सिर्फ एक ही करेंसी है डॉलर्स, बट अपने फॉरेन एक्सचेंज बास्केट के अंदर एक करेंसी है कि 5 करेंसी है?
तो इसका जो वेटेड एवरेज निकालते हैं दैट कैन बी कॉल्ड एज नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। क्या बोला? नॉमिनल। जब मैंने वर्ड इफेक्टिव यूज किया इसका मतलब वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द करेंसीज, और अगर मैंने वर्ड इफेक्टिव यूज नहीं किया तो इट इज ओनली अ पर्टिकुलर करेंसी। वेटेड एवरेज लिया नहीं। सो देख अपन ने क्या क्या पढ़ा, बहुत ही बेसिक और सिंपल था। पहले तो हमने पढ़ा व्हाट इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिकली लिंक्ड मार्केट। आर वी क्लियर? फिर क्या पढ़ा? व्हाट आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ एन एक्सचेंज मार्केट। देन देयर इज फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर रेट लिखा है, मेरे को बता ना व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। रेट को बाजू में रख। फॉरेन एक्सचेंज इज एनी अदर करेंसी देन डोमेस्टिक करेंसी। आई रिपीट, फॉरेन एक्सचेंज इज एनी अदर करेंसी देन द डोमेस्टिक करेंसी। जो भी डोमेस्टिक को छोड़ के है वो बाकी के सारे फॉरेन। उसका एक रेट निकलता है, वो रेट निकलने का वैल्यू ऑफ होम करेंसी इन एक्सचेंज ऑफ सम फॉरेन करेंसी। फिर आया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर, येन, पाउंड, यूरोज, युआन, और एक और लेटेस्ट जो ऐड हुआ वो है रूबल्स। फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है? रेट। रेट में कौन सा रेट? या तो नॉमिनल, या तो नॉमिनल मतलब एक्चुअल रेट, रियल मतलब परचेजिंग पावर, डायरेक्ट कोट या तो इनडायरेक्ट कोट। फिर आया क्रॉस कोट या क्रॉस करेंसी, क्रॉस रेट। 3 करेंसीज बट ओनली कितना करेंसीज था अपना यहाँ पर? डॉलर टू रूपी, रूपीज टू येन, तो कितना करेंसी हुआ? 3 करेंसी पर कोट कितने? ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो उसको बोलते हैं क्रॉस। अब आता है द मोस्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, यूनिट। यूनिट का लास्ट पार्ट, एक्सचेंज रेट। अब ये एक्सचेंज रेट कौन डिटरमाइन करता है? सेंट्रल बैंक खुद डिटरमाइन करता है, वर्ल्ड बैंक करता है, कोई नहीं करता है। देख, अगर सेंट्रल बैंक ने किया तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, सेंट्रल बैंक ने किया तो इट इज फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी इन द कंट्री। पर अगर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ने किया तो फ्री, कोई इंटरफियर नहीं कर रहा। थोड़ा इंटरफियरेंस है, थोड़ा डिमांड एंड सप्लाई है तो मैनेज फ्लोट। सो टोटल कितना सिस्टम्स है? 3। पहले सिस्टम का नाम फ्री फ्लोट, मतलब इज देयर एनी इंटरफियरेंस के नो इंटरफियरेंस। फिर आया मैनेज्ड फ्लोट, थोड़ा इंटरफियरेंस। अब ये थोड़ा इंटरफियरेंस कैसे डिफाइन? इसके अंदर मल्टीपल सिस्टम्स है जो अपने को सिलेबस में नहीं। मैनेज फ्लोट के अंदर और 6-7 कॉन्सेप्ट्स है। जैसे कि अगर डॉलर और रुपी के बीच में $1 इक्वल टू 85 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई बोलेगा मैं तब तक इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक चेंज 1% से ज्यादा नहीं। मतलब 85 का 8% 0.85, हाँ ना, 8.5 0.85। मतलब जब तक एक्सचेंज रेट 86 पॉइंट समथिंग 35 नहीं होएगा तब तक में इंटरफियर करेगा, तब तक जो होना है होने। लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट हो, वो आरबीआई डिफाइन करता है कि अप टू सर्टेन लिमिट मैं इसमें इंटरफियर करेगा नहीं। अच्छा, कुछ कंट्रीज बोलेगा 1%, कुछ कंट्रीज बोलेगा 2%, कुछ कंट्रीज बोलेगा 5%। सब टके का अलग अलग नाम है। कहने से कुछ कंट्रीज का तो खुद का करेंसी ही नहीं, दे एक्सेप्ट यूएस का डॉलर, उसको बोलते हैं डॉलराइजेशन। अच्छा, कुछ कंट्रीज क्या करते हैं? कुछ कंट्रीज अपने करेंसी का वैल्यू किसी दूसरे करेंसी के सामने कोरिलेट करते हैं, पेग करते हैं। क्या करते हैं? पेग मतलब मेरा करेंसी का वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन यूएस के करेंसी का वैल्यू। माय करेंसीज अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड विल डिपेंड ऑन यूएस का करेंसी। इसको पेग बोलते हैं, पेगिंग। पेग 30, 60 वो वाला पेग नहीं है। पेग भी 2 टाइप का होता है, एक सॉफ्ट पेग होता है, एक हार्ड पेग होता है। सॉफ्ट पेग मतलब इंटरफियरेंस कब होता है, हार्ड पेग मतलब इंटरफियरेंस ज्यादा होता है। मैं अपने करेंसी को दूसरे करेंसी के साथ रिलेट कर रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। मेरा खुद का करेंसी ही नहीं है, मैं किसी और कंट्री, अभी मेरा कंट्री है ही इतना सा, मेरे को करेंसी छापने का कॉस्ट ज्यादा लगेगा, तो इससे अच्छा मैं बोलता हूँ मैं किसी और कंट्री का करेंसी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, डॉलराइजेशन। और कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो बोलता है मेरे को है ना खुद ही डिटरमाइन करना है कि मेरा एक्सचेंज रेट कितना है, तो उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सो देयर आर हाउ मेनी सिस्टम्स? एक
एक एक देखो लगता है फिक्स्ड। हाँ, आज के डेट में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैव शिफ्टेड ईदर टू फ्री फ्लोट और टू अ मैनेज फ्लोट। इंडिया तेको लगता है कंप्लीटली फ्री फ्लोट हो चुका है। फ्री फ्लोट में सब डेवलप्ड नेशंस, यूके, यूएस, रशिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सब लोग फ्री फ्लोटिंग, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस विल डिटरमाइन। इंडिया के अंदर कौन सा फ्लोट है? मैनेज्ड फ्लोट। फिक्स्ड फ्लोट इंडिया में 1991 के पहले था। 19 तेको याद है 1991 में एलपीजी आया था, तो अपन ने ये सारे प्रॉब्लम्स को भी निकाल दिया। अब मुझे नहीं पता है कि देखो कितना समझ में आया है, पर ये मेरे को समझाएगा कि देखो कितना समझता है। क्या लिखा है बेटा? होम करेंसी अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का मतलब $1 इज इक्वल टू 85 के जगह पर कितना हो गया? $1 इज इक्वल टू 84.5 रुपीज। ये बराबर व्हाट इज द कॉज? तो मैंने एक हिंट दिया है, आधा हिंट मैंने दिया है, आधा हिंट तेरे को भरना है। अप्रिसिएशन कब होगा? जब सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन होम कंट्री डिक्रीज हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा। अपने कंट्री में, इंडिया का बात करते हैं, इंडिया में इंडिया का करेंसी का अप्रिसिएशन कब होगा? जब इंडिया के अंदर रुपया ज्यादा है कि इंडिया के अंदर डॉलर्स ज्यादा है। सप्लाई ऑफ इन मेरे कंट्री के अंदर जब यूएस के डॉलर का सप्लाई क्या होएगा? बढ़ेगा कि कम होएगा? बढ़ेगा। तो होम करेंसी क्या हो जाएगा? मतलब कहना इसे, डिमांड फॉर डॉलर्स इज लेस देन सप्लाई फॉर डॉलर्स। इफ डिमांड फॉर डॉलर इज लेस देन द सप्लाई फॉर डॉलर्स, तो अपना जो करेंसी है वो अप्रिशिएट होएगा, क्योंकि कोई भी डॉलर को डिमांड कर रहा तो किसका करेंसी वीक हो गया? डॉलर। कौन स्ट्रांग हो गया? तो अप्रिसिएशन। पर ऐसा कब होता है? जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे। अगर हम एक्सपोर्ट कम करेंगे, सोच के बोल, एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, लोग इंडिया में मेडिकल सर्जरीज करवाने के लिए आते हैं, लोग इंडिया में काम करने के लिए आएंगे। तो जब वो लोग इंडिया में काम करने के लिए आएंगे तो अपना डॉलर देंगे, सामने रुपया लेंगे, तो डॉलर का सप्लाई बढ़ रहा है, रुपये का डिमांड बढ़ रहा है, तो अपना करेंसी अप्रिशिएट होएगा ना। तो अगर इसको मेरे को एक्सप्लेन करना हो कि नहीं से, ये अपना डिमांड कर्व, ये अपना सप्लाई कर्व, ये बन गया अपना इक्विलिब्रियम, ये कितना रुपीज है? 85। ये बराबर। अब मेरे को बता, सप्लाई क्या हो रहा है? सप्लाई अगर बढ़ेगा तो कहना है इसे कि वो राइट में शिफ्ट होगा। ए हाँ, इट विल शिफ्ट टू द राइट। और अगर राइट में शिफ्ट होगा तो 85 से 84.5 हो जाएगा। मतलब अपना करेंसी क्या हो गया? अप्रिशिएट। ये क्या था? तो इसका क्या आएगा? अब मेरे कंट्री के अंदर ये हो चुका, इसके होने के वजह से क्या होगा? एक्सपोर्ट्स। बोल, जब करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगा तो उनके लिए डेप्रिशिएट हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। सोच समझ के बताना, इन्फ्लेशन क्या होगा? एक्सपोर्ट कम हो गया है, इंपोर्ट्स बढ़ गया है, मतलब हमने डोमेस्टिक गुड्स के जगह पर फॉरेन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर डाला है। तो व्हेन डिड यू यूज द पॉलिसी ऑफ अप्रिसिएशन? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि कम होएगा? पक्का इन्फ्लेशन कम होएगा, क्योंकि अब डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड ही नहीं है।
डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड कब होएगा? जब देश के अंदर लोग मांगेंगे, या तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तब। एक्सपोर्ट क्या हो गया है? प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। क्यों कम? क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो गया, तो केनाई से प्रॉफिट्स कम हो जाएगा। और रेमिटेंसेस भी कम। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी। पहले अगर मैं यूएस में रहता था तो मैं इंडिया में अगर $1 जमा कराएगा तो इंडियन करेंसी 85 रुपीज मिलता था। अब मेरे को कम मिलेगा, तो मैं रेमिटेंस भी कम करेगा। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, वो तो होगा। इसी, अरे देख, नहीं भी है ना तो तू सोच, मेरे को बता इफेक्ट क्या होगा जब अपन अपने करेंसी को अप्रिशिएट करेंगे। तो जो भी लेवल है उससे तो कम ही होएगा, तो इन्फ्लेशन कम होएगा। यस, सो आई एम नॉट सेइंग, आई डोंट नो वेदर देयर वाज इन्फ्लेशन और नॉट। ये तो मैंने देखो आरबीआई के अंदर चैनल्स के अंदर पढ़ाया था जानबूझ के, कि जब इन्फ्लेशन है तब ये पॉलिसी यूज करो। बट फिलहाल मेरा पर्पस नहीं है, मेरे को देखो क्या समझाने का है, द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्रिसिएशन। चल दूसरा कॉन्सेप्ट तू मेरे को समझा। होम करेंसी डिप्रिसिएशन। $1 कितना था, अब कितना है? तो कॉज क्या है? डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इन होम कंट्री। अपने करेंसी का वैल्यू कम हो गया, उसके करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। उसकी करेंसी का वैल्यू क्यों बढ़ा? क्योंकि उसका डिमांड ज्यादा, क्योंकि हमने इंपोर्ट का पेमेंट बढ़ा दिया रहेगा। इंडियन फर्म्स इन्वेस्टिंग इन फॉरेन फर्म्स बढ़ गया रहेगा, लोन रीपेमेंट बढ़ गया रहेगा, इंडियंस गोइंग अब्रॉड बढ़ गया रहेगा। तो इसके वजह से अब अगर कर्व बनाएगा तो ये वाला डिमांड कर्व, अब डिमांड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज किधर होएगा? टू द प्राइस के रेट। ये पहले कितना था? 85, अब हो गया 85.5। ये बराबर। तो ये वाला क्या है? कॉस्ट से ही क्या आएगा? अब करेंसी डेप्रिशिएट हो चुका है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ा देंगे, अपने को ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उनके लिए सस्ता हो गया। इंपोर्ट्स कम हो जाएगा क्योंकि अपने लिए इंपोर्ट्स महंगा हो गया। बढ़ेगा क्योंकि प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, मैं रेमिटेंसेस बढ़ा देगा। पहले $1 के सामने इंडिया में 85 मिलता था, अब 8 आना ज्यादा मिलेगा। ये आर वी क्लियर? आर यू श्योर? सो बेटा, ये जो अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन है वो गवर्नमेंट ने किया कि डिमांड और सप्लाई फोर्सेस ने? जब गवर्नमेंट करता है तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन और डीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन। या तो रीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि अप्रिसिएशन हुआ बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, नॉट बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सो अप्रिसिएशन का उल्टा 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 डेप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट रीवैल्यूएशन। अप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस, जबकि रीवैल्यूएशन इज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। आर वी क्लियर? पक्का समझा है? सो तू देखेगा तो यूनिट नंबर 4 इज ओवर, इतना है। पर इसके अंदर ऑब्वियसली पॉइंट्स थोड़े ज्यादा रहेंगे, कॉजेस के, इफेक्ट्स के। मैंने देखो बेसिक और इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स करवाए। क्लियर है? सो आई वॉन्ट यू ऑल टू लीव 3 साइड्स फॉर एचओ थियरी। अभी तेरे को गिनना पड़ेगा, तेरे को कितना छोड़ने का है। तुम लोग छोड़ लो भाई, फिर मैं डिक्टेट करना स्टार्ट करता हूं। या तो अनदर ऑप्शन, इफ यू डोंट वांट मी टू डिक्टेट, यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑफ दिस यूनिट, और पूरा नोट्स मैं तुमको भेज देता हूं। जो नेक्स्ट लेक्चर अगले 3 दिन तक तो नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो पेज छोड़ने का तुम्हारा लफड़ा हो रहा है ना, इसीलिए। तो डू यू वांट टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट नंबर 4?
एंड नोट्स आई विल गिव यू नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, तभी यूनिट 4 में पूरा रिवाइज भी करवाएगा, बट कैन आई एक्सपेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 तक नोट्स कंप्लीटेड। हाँ मतलब इसमें फिर डिले मत करना, रिवीजन भी हो जाएगा, दैट विल बी एन एडवांटेज। सो एक काम कर, मैं है तेरे को नोट्स भेज देगा, तू फिलहाल एमसीक्यू सॉल्व कर यूनिट नंबर 4 का। पेज नंबर 34, पेज नंबर नहीं मालूम, वो तू देख। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर 43, इसमें 42 43 आएगा कि नहीं मेरे को नहीं मालूम है, कोशिश करो। नहीं 31 नहीं बोला मैं, 34 43। चलो स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन में पूछा है किसकी वजह से अप्रिसिएशन होगा, तो यूएस डिसाइड्स नॉट टू इंपोर्ट फ्रॉम कंट्री एक्स, तो अगर वो इंपोर्ट नहीं करेगा तो अपना एक्सपोर्ट नहीं होगा, दैट आई अग्री। मतलब कहना इसे कि यूएस के डॉलर्स एक्स कंट्री में सप्लाई कम हो जाएगा। अप्रिसिएशन कब होता है, अप्रिसिएशन तब होगा जब फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ता है। अप्रिसिएशन तब होगा जब किसी फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ता है। यहां पर सप्लाई बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, ए ऑप्शन में कम हो रहा है, तो ये आंसर नहीं है। सी देखो ना, ये सब बहुत शांत दिमाग से करना पड़ेगा, मतलब आया बट आई डोंट नो वेदर वो राइट लॉजिक से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या तुमने ये सोचा कि फॉरेन करेंसी का सप्लाई बढ़ना चाहिए, क्या तुमने ये देखा कि ए सी डी में ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि देख अगर इंक्रीज इंपोर्ट्स बाय कंज्यूमर्स ऑफ कंट्री एक्स तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, उससे करेंसी डेप्रिशिएट होता है। बट क्यों इफेक्ट सोच रहे थे, हो सकता है, बट अपने को तो कॉज पूछा है, तो अपने को सबको क्या कंसिडर करने का, कॉज, और कौन से कॉज की वजह से क्या होता है वो समझने का। तो यहां पर कहना है इसे फॉरेन करेंसी का सप्लाई कम, रीपेमेंट ऑफ फॉरेन डेट्स, तो वापस डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ेगा, इससे भी डेप्रिसिएशन या डीवैल्यूएशन होएगा। मतलब आंसर ए नहीं है, सी नहीं है, डी। अपने को आंसर क्या चाहिए था, सप्लाई बढ़ना चाहिए। सप्लाई कब बढ़ेगा, इंक्रीज इन द रेमिटेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज हु आर एम्प्लॉयड अब्रॉड टू द फैमिलीज इन द होम कंट्री, तो अपने कंट्री के अंदर फॉरेन करेंसी का सप्लाई, तो आंसर आएगा बी। ये इस लॉजिक के साथ हर एक ऑल्टरनेटिव को समझने के बाद करना चाहिए। जो तू बोला वो करेक्ट है कि अप्रिसिएशन के वजह से इंपोर्ट्स बढ़ सकता है, अप्रिसिएशन के वजह से रीपेमेंट बढ़ सकता है, दैट आई अग्री विथ यू। बढ़े आगे, if everything else is assumed to remain constant, इंडियंस का टेस्ट डेवलप हुआ फॉर इंपोर्टेड कमोडिटीज, जिसकी वजह से अपन ने यूएस की कमोडिटीज को परचेज किया, मतलब फॉरेन कमोडिटी को परचेज किया, मतलब डॉलर का डिमांड किया। मतलब इस क्वेश्चन में ये लोग बोल रहे हैं डिमांड फॉर
फॉरेन करेंसी बढ़ रहा है। जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी बढ़ता है तो होम करेंसी डेप्रिशिएट होता है। अच्छा, डिमांड बढ़ा तो डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, सो द डिमांड कर्व फॉर डॉलर शिफ्ट्स टू द राइट। पर यहां पर लिखा है इंडियन करेंसी अप्रिशिएट्स, ये गलत है। अप्रिशिएट नहीं होएगा, डेप्रिशिएट होएगा। ये नहीं समझा है क्या? देख भाई, नेक्स्ट लेक्चर में अगर जरूरत पड़ा ना, मैं वापस पूरा पढ़ाने को रेडी है। पर मुझे नहीं रहे, मेरे को खुद को कितनी बार डाउट रहता है। मैं कितनी बार खुद अपने आप से बात करने के बाद तुम लोगों से बात करता हूँ। तुम लोग में से आज भी कुछ लोगों ने देखा रहेगा कि आई वॉज फर्स्ट डूइंग सम काइंड ऑफ अ सेल्फ टॉक विथ माई सेल्फ, देन कमिंग अप विथ एन आंसर टू यू। तो जितना आसान दिख रहा है उतना आसान नहीं है, पर उसके लिए एक प्रैक्टिस लगता है। वो प्रैक्टिस तुमको करना है। चल, ये तो आएगा ही नहीं, बी तो है ही नहीं। सप्लाई फॉर डॉलर श्रिंक, श्रिंक मतलब लेफ्ट में चला जाएगा, ये नहीं होएगा। अच्छा, पहली बात सप्लाई बोला है, अभी सप्लाई के बारे में तो मालूम ही नहीं है क्योंकि यहां पर तो डिमांड के बारे में पता है। सो आई थिंक द आंसर इज सी। आर वी क्लियर? चल नेक्स्ट वन, नॉमिनल एक्सचेंज रेट is units of one currency in unit of another currency। मेरे को कुछ गलत नहीं लगा इसमें? रियल, अच्छा आगे भी था, सॉरी। और रियल एक्सचेंज रेट एडजस्ट दिस फॉर द प्राइस लेवल, बिकॉज कहने से रियल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? परचेसिंग पावर। परचेसिंग पावर मतलब प्राइस से एडजस्ट होता है। सो आई स्टिल बिलीव दैट द आंसर इज ए। आर वी क्लियर? बेटा, रियल अपन डिमांड चैप्टर से करते आ रहे हैं, और रियल का मतलब परचेसिंग पावर, परचेसिंग पावर का मतलब वैल्यू ऑफ मनी, एंड वैल्यू ऑफ मनी इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस। प्राइस बढ़ जाएगा तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है। नेक्स्ट वन 37, इधर थोड़ा सा एरर है मेरे को लगता है, वो ABCD ये बराबर है, ये कुछ तो ऐसा झोल हो गया है। बोल, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल मतलब 1 का D, 1 का D, 1 का D, 1 का D, ये आई नहीं तो इधर आंसर मिल गया। पर हर बार तेरा नसीब अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। प्लीज चेक, अदर्स आर ऑल्सो राइट। सो अरे पर पहले से ही मिल गया ना तेरे को। हाँ, बट स्टिल रिस्क नहीं लेने का। एग्जाम में हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। अच्छा, अगर एग्जाम में सपोज सब में 1 में D रहेगा तो इन शॉर्ट चेक करो। मेरा पॉइंट तुमको ये है, जैसे करने का है करो, पर सब चेक करो। ऑप्शन डी। चल 38 नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ डायरेक्ट कोट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स 85 rupees local currency exchangeable for 1 unit। बेस 1 है तो फॉरेन है तो डायरेक्ट है। पर मेरे को ये अभी भी है ना, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं ये समझा पाया है कि नहीं समझा पाया। आया है सी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज मैं तेरे को एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो मैंने लिखवाया था वो था $1 इक्वल टू 85। पर देख उल्टा दिया है, पर तेरे को वो समझ में आना जरूरी है कि है तो सेम ही। क्लियर है शिफा? पक्का? नुसरत नहीं, किधर गई नुसरत? इधर है नुसरत। पक्का? आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें चीचा को हुआ था तकलीफ। अगर इसमें नहीं हुआ तो होना चाहिए था, क्योंकि इस चीचे को अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन ही नहीं मालूम है। अभी वो डेप्रिसिएशन को अप्रिसिएशन बोल रहा था। अच्छा, इस वाले एमसीक्यू का आंसर डी, दारूडिया? पक्का? करेक्ट। होम करेंसी अप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस, वैल्यू नहीं, प्राइस। मेरे को नहीं, मेरे को खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब मेरे को खुद पे है, मेरे को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुमको समझ में आया है कि नहीं आया है। आगे बढ़ता हूँ, आया है तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मतलब मेरा काम
इजी हो जा रहा है। जानबूझ के ये चैप्टर लास्ट में रखने का भी पर्पस यही था कि इसको मैं टाइम दे सकूँ, इनकेस लगा तो एक्सटेंड कर सकते हैं अपन थोड़ा लेक्चर्स। मैं अभी भी बता रहे हैं, अगर नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा लगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फील फ्री टू आस्क मी, मैं पूरा डिटेल में वापस एक्सप्लेन करने का हिम्मत, ताकत, पेशेंस सब रखता हूँ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अच्छा सॉरी, होम करेंसी डेप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द होम करेंसी प्राइस। ये प्राइस बोला है, वैल्यू होता तो उल्टा होता, मतलब कहने से ये $1.85 इज इक्वल टू $1.85.5। नेक्स्ट, होम करेंसी डेप्रिसिएशन इज द सेम एज होम करेंसी, हाँ वही, होम करेंसी इज होम कैसे होगा, होम करेंसी डेप्रिसिएशन इज द सेम एज द फॉरेन करेंसी अप्रिसिएशन। नेक्स्ट 40, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, इक्विलिब्रियम, सप्लाई किधर गया, राइट में गया, तो 85 का 84.5 हो गया, तो वैल्यू अप्रिशिएट हो गया, ये बराबर। तो इंक्रीज होगा तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द, एंड द एक्सचेंज रेट, रेट रेट रेट, रेट का मतलब प्राइस, प्राइस डिक्लाइंस। क्या मालूम, ये पेन बेवड़ा हो चुका है। ये चल, तो 41 में इशू आया था, आया, फिर सॉल्व हुआ नहीं हुआ, आंसर देखकर हुआ तो सॉल्व, चर्चा हुआ, चलो चर्चे के अंदर से बताओ आंसर क्या आएगा। करेंसी डी वैल्यू हो गया, मतलब डेप्रीसिएशन हो गया। $1.85 का $1.85.5 आएगा। अभी लोगों को यही तकलीफ होता है, सर ये तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गया ना। may reduce the export price and increase the international competitiveness of the domestic industry। कहना है इसे, सामने वाले के लिए सस्ता हो गया, अपना करेंसी डेप्रिशिएट, उसका करेंसी अप्रिशिएट। तो जब मैं, तू सपोज यूएस है, मैं इंडिया है, तू पहले इंडिया से $1 के सामने 85 रुपीज का गुड्स मंगवाती थी। हाँ, तू यूएस है ना, मैं इंडिया है, गोरी है तू, मैं काला है। आगे बढ़ते छी, नहीं आई थी, घटिया जोक था, रेसिस्ट बन गया, सो सॉरी अबाउट दैट। आगे बढ़ता हूँ, अब वही $1 तू अभी भी मेरे को तो $1 देगी, पर तेरे को $1 के सामने मुझे कितना देना पड़ेगा, 85.5। तो तेरे लिए गुड्स का प्राइस सस्ता हो गया क्योंकि तुझे ज्यादा मिल रहा है। अच्छा 85.5 नहीं करता हूं, बस 86 करता हूं। अगर एक इक्लेयर $1 का है तो पहले $1 के सामने तुझे 85 इक्लेयर्स दे रहा था, अब मुझे $1 के सामने 86 इक्लेयर्स देना पड़ेगा। तो कहना से अगर तू इसको डिवाइड करेगा 86, 85 डिवाइड बाय 1 कर तो, नहीं 1 डिवाइड बाय 85 कर तो 0.017 ना, 76 भी है, और 1/86 कर 0.16 हो गया। ये कितना था, 0.017, मतलब तुझे एक इक्लेयर पहले 17 पैसे में मिल रहा था, अब तुझे वही इक्लेयर 16 में मिल रहा है, तो एक्सपोर्ट प्राइस गिर गया ना, मे रिड्यूस द एक्सपोर्ट प्राइस। हर्ष क्लियर है? ये तुम लोग महेश को कैसे समझाओगे? तो at any point of time all markets tends to have the arbitrage,
एक मार्केट से खरीदते हैं, दूसरे मार्केट पे बेचते हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल चेंज सी। और व्हीकल करेंसी, इसके नाम में ही मीनिंग छुपा है, व्हीकल, कहां भी यूज है। सो अ करेंसी दैट इज वाइडली यूज्ड to denominate international contracts made by parties even if it is not a national currency of either of the parties। व्हीकल मतलब कहीं पर भी चल जाएगा। तो कहने से यूएस का डॉलर इज अ व्हीकल करेंसी, भले ही यूएस और भले ही ट्रेड इज बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, बट वी कैन यूज डॉलर्स इन दिस ट्रेड because dollars is a universally acceptable currency। बराबर है। देख, इसीलिए मुझे लग रहा था कि एमसीक्यूज का डिस्कशन वाज बेटर देन राइटिंग नोट्स, बिकॉज ये एमसीक्यूज अभी भी घर पे जाकर नोट्स करेगा ना तो और क्लैरिटी बढ़ेगा, वो तो है ही। बट मैं सब कुछ एक ही क्लास में नहीं कर सकता हूँ कि पढ़ाऊँ भी, नोट्स भी लिखवाऊँ और एमसीक्यूज भी करवाऊँ। अगर वैसा होता तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता, बट उतना टाइम नहीं है। आर वी क्लियर? आर यू श्योर? चेक फॉर एनी ऑफ द एमसीक्यूज। हुआ तीनों को आया, ये फटाफट बोलो, कोई डाउट है क्या? 4 बजे एक बार देख ले, कोई एमसीक्यू, कोई डिफिकल्टी? कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब at any point of time all markets tend to have the same exchange rate। मतलब जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है, जब आप एक से खरीद कर दूसरे में सेल कर रहे हो, तो उसको वो लोग बोलते हैं एट गिवन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कब खरीदा और कब परचेज किया, वो लोग बात कर रहे हैं अबाउट कभी भी कोई सिचुएशन ऐसा है जहां पर मार्केट्स टेंड टू हैव द सेम एक्सचेंज रेट, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, ऐसा सवाल है। नोट्स आई हैव ऑलरेडी सेंट, अच्छा खासा नोट्स है, मतलब 1-1.5 घंटे में पूरा होएगा, ये मेरे को लग रहा है। प्लीज एंश्योर कि आप लोग नोट्स कंप्लीट कर रहे हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन। बाय बाय।